एक ऐसी शाही हुक्म की कल्पना कीजिए जो जो बाप के प्यार पर दौलत को तरजीह देता हो। एक राजा जो ये तय कर लेता है कि अगर उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसके 12 के 12 बेटों को मरना होगा। ये किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरुआत होती है ग्रिम बंधुओं की मशहूर कहानी द 12 ब्रदर्स की। और आज हम इसी कहानी के ताने बाने को समझेंगे। ये सिर्फ 12 भाइयों और एक बहन की कहानी नहीं है। इसमें त्याग है, गुस्से में खाई गई कस्में हैं और एक ऐसा संकल्प है जो किसी भी तपस्या से कम नहीं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक राजा का वो क्रूर फैसला घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर देता है जहां हर किरदार को मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इतनी चौंकाने वाली है कि यकीन नहीं होता। एक राजा और रानी है, उनके 12 बेटे हैं और राजा अपनी पत्नी से कहता है कि अगर 13वीं संतान बेटी हुई तो मैं अपने 12 बेटों को मरवा दूंगा ताकि सारी दौलत और पूरा राज्य सिर्फ उस बेटी को मिले। ये बात मेरे तो गले नहीं उतर रही। ये उस दौर में सत्ता और विरासत को लेकर सोच को दिखाता है, लेकिन एक बहुत ही कह सकते हैं बिगड़े हुए रूप में। यहां बाप का प्यार तो कहीं है ही नहीं, बस सत्ता का लालच। वो सर चढ़कर बोल रहा है। उसे एक वारिस नहीं, बल्कि एक ऐसा वारिस चाहिए जिस पर वो सब कुछ लुटा सके, जिसके साथ कोई और हिस्सेदार ना हो। ये सोच ही बहुत भयानक है। और वो सिर्फ कहता नहीं है, वो इसकी तैयारी भी शुरू कर देता है। वो 12 ताबूत बनवाता है। हाँ, अपने जिंदा बच्चों के लिए। सोचिए, अपने जिंदा हंसते खिलते बच्चों के लिए ताबूत। उन ताबूतों में लकड़ी की छीलन भरवाकर, तकिए लगवाकर एक कमरे में ताला लगवा देता है और चाबी रानी को देकर कहता है कि इसके बारे में किसी को एक शब्द भी पता न चले। ये तो मानसिक क्रूरता की हद है। बिल्कुल। और यहाँ रानी की बेबसी देखने लायक है। वो दिन रात रोती रहती है, पूरी तरह से टूटी हुई। उसका सबसे छोटा बेटा बेंजामिन, जो अपनी माँ के सबसे करीब है, वो उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है। माँ पहले तो बताने से इनकार कर देती है, लेकिन आखिरकार वो उसे उस खौफनाक कमरे में ले जाती है और सब कुछ बता देती है। बेंजामिन अपनी माँ को दिलासा देता है और कहता है, आप रोइए मत, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद रानी अपने बेटों को बचाने के लिए एक योजना बनाती है। वो कहती है कि तुम सब पास के जंगल में छिप जाओ, महल के टावर पर नजर रखना। अगर बेटा हुआ तो मैं एक सफेद झंडा लगाऊंगी और तुम सब लौट आना। और अगर बेटी हुई तो एक लाल झंडा। लाल झंडा, हाँ, लाल रंग जो यहाँ खून और खतरे का प्रतीक है। रानी कहती है कि अगर लाल झंडा दिखे तो जितनी दूर हो सके भाग जाना और कभी लौटकर मत आना। ये एक माँ की अपने बच्चों को बचाने की आखिरी बेबस कोशिश है। वो वादा करती है कि वो हर रात उनके लिए प्रार्थना करेगी। भाई जंगल चले जाते हैं और बारी बारी से टावर पर पहरा देते हैं। 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन जब पहरा देने की बारी बेंजामिन की आती है तो उसे टावर पर एक झंडा लहराता हुआ दिखता है, लेकिन वो सफेद नहीं, लाल है। ये इस बात का ऐलान था कि उनकी बहन पैदा हो चुकी है और उनकी मौत का फरमान जारी हो गया है। भाइयों का गुस्सा और दुख समझ आता है। उनके अपने पिता ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में आकर वो जो कसम खाते हैं, वो कहानी को एक नया और खतरनाक मोड़ देती है। वो कहते हैं, हमें एक लड़की की वजह से ये सब सहना पड़ रहा है, तो हम इसका बदला लेंगे। हमें जहां भी कोई लड़की मिलेगी, हम उसे मार देंगे। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। मुझे उनका गुस्सा तो समझ आता है, लेकिन उनका ये कहना कि वो हर लड़की को मार देंगे, ये तो बिल्कुल अपने पिता जैसा ही काम हुआ नहीं? क्या ये कहानी ये बता रही है कि जुल्म का शिकार होने वाला अक्सर खुद जालिम बन जाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। वो उस क्रूरता से भाग रहे हैं, लेकिन उसी क्रूरता को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। उनका दर्द नफरत में बदल गया है और वो ये नहीं देख पा रहे कि वो भी वही अन्याय करने की कसम खा रहे हैं जिसका वो खुद शिकार हुए हैं। ये एक तरह का चक्र है जहां हिंसा और हिंसा को जन्म देती है। इसके बाद वो भाई जंगल में और भी गहराई में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटी सी जादुई कुटिया मिलती है जो खाली है। वो वहीं रहने का फैसला करते हैं। काम बांट लिया जाता है। बेंजामिन, जो सबसे छोटा है, वो घर संभालेगा और बाकी 11 भाई शिकार करके खाना लाएंगे। इस तरह वो वहां 10 साल गुजार देते हैं। 10 साल? हाँ, और इस बीच महल में उनकी बहन बड़ी हो जाती है। कहानी बताती है कि वो बहुत दयालु है, खूबसूरत है और उसके माथे पर जन्म से ही एक सोने का सितारा है। ये सितारा एक खास प्रतीक है। लोक कथाओं में ऐसे निशान
अक्सर उस किरदार के खास या कह सकते हैं दैवी होने का संकेत देते हैं। वो आम नहीं है, उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। हाँ, और उसकी किस्मत उसे उसके अतीत से जोड़ती है। एक दिन उसे घर में लड़कों की 12 छोटी कमीजें मिलती हैं। वो अपनी माँ से पूछती है कि ये किसकी है, और ये सवाल ये उस राज का ताला खोल देता है जिसे रानी ने 10 साल से अपने दिल में दफना रखा था। और माँ उसे रोते हुए सब कुछ बता देती हैं। वो उसे ताबूतों वाला कमरा भी दिखाती है। यहाँ बहन का किरदार देखिए। वो अपने पिता या अपनी किस्मत को नहीं कोसती, उसके मन में कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी माँ को रोता देख तुरंत फैसला करती है। वो कहती है, माँ आप रोइए मत, मैं जाऊंगी और अपने भाइयों को ढूंढ कर लाऊंगी। वो उन 12 कमीजों को अपने साथ लेती है और अकेले ही उस घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। ये कमाल की हिम्मत है। वो इंतजार नहीं करती कि कोई उसे बचाएगा, वो खुद बचाने वाली बनती है। ये उस दौर की कहानियों में एक बहुत मजबूत महिला किरदार है। वो पूरा दिन चलती है और शाम को उसी जादुई कुटिया तक पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात बेंजामिन से होती है। बेंजामिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। शाही कपड़े, खूबसूरती और माथे पर चमकता सोने का सितारा। वो उससे उसकी पहचान पूछती है। वो बताती है, मैं एक राजा की बेटी हूँ और अपने 12 भाइयों को खोज रही हूँ। और फिर वो उसे वो 12 कमीजें दिखाती है। कमीजें देखती बेंजामिन समझ जाता है कि ये उसकी बहन है। दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी बेंजामिन को अपने भाइयों की वो खौफनाक कसम याद आती है। हाँ। वो अपनी बहन को बताता है कि उन्होंने हर लड़की को मार डालने की कसम खाई है। हाँ। और यहाँ बहन जो जवाब देती है वो पूरी कहानी का दिल है। वो कहती है, अगर मेरे मरने से मेरे 12 भाई जी सकते हैं तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। वाह, ये भाइयों की हिंसक कसम का एकदम उल्टा जवाब है। वो बदला नहीं, बलिदान चुनती है। नफरत का जवाब अनकंडीशनल लव से देती है। बिल्कुल। और यही वो चीज है जो आखिरकार भाइयों के दिल को बदल देती है। बेंजामिन अपनी बहन को एक टब के नीचे छुपा देता है। जब रात में बाकी भाई लौटते हैं तो बेंजामिन उनसे वादा लेता है कि वो पहली मिलने वाली लड़की को नहीं मारेंगे। जब भाई वादा कर देते हैं तो वो अपनी बहन को सबसे मिलवाता है। उसे देखकर सब भाई हैरान रह जाते हैं। उसकी मासूमियत और प्यार देखकर उनकी 10 साल पुरानी नफरत पिघल जाती है। वो उसे गले लगाते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहन बेंजामिन के साथ मिलकर घर का काम संभालती और भाई शिकार करते। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। हाँ, कहानी यहाँ एक आदर्श पारिवारिक जीवन का माहौल बनाती है। सब कुछ शांत और सुखी है। लेकिन परी कथाओं में खुशी अक्सर एक और परीक्षा की आहट होती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सही कहा। एक दिन बहन अपने भाइयों को खुश करने के लिए एक तोहफा देने का सोचती है। कुटिया के छोटे से बगीचे में 12 खूबसूरत सफेद लिली के फूल खिले थे। वो हर भाई के लिए एक एक फूल तोड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वो 12वां फूल तोड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। मतलब एक प्यार भरा काम, एक अच्छा इरादा श्राप की वजह बन गया। ये बहुत दिलचस्प है। लोक कथाओं में सफेद लिली अक्सर पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक होती है। यहाँ बहन का मासूम इरादा एक जादुई नियम को तोड़ देता है। जैसे ही वो फूल तोड़ती है, उसके 12 भाई 12 कौवों में बदल जाते हैं और उड़ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जादुई घर और बगीचा भी गायब हो जाता है। बेचारी लड़की उस वीरान जंगल में अकेली रह जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे बताती है, बेटी तुमने ये क्या किया? वो फूल तुम्हारे भाई ही थे जो अब हमेशा के लिए कौवे बन गए हैं। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन वो दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता है। बूढ़ी औरत बताती है कि उसे अपने भाइयों को बचाने के लिए 7 साल तक चुप रहना होगा। वो न तो बोल सकती है और न ही हंस सकती है। अगर 7 साल पूरे होने से 1 मिनट पहले भी उसने एक शब्द बोल दिया तो उसके भाई उसी पल मर जाएंगे। 7 साल बिना बोले, बिना हंसे। आज के जमाने में हम 7 मिनट चुप नहीं रह सकते। ये किस हद का संकल्प है? अपनी पहचान, अपनी भावनाएं, अपना दुख, सब कुछ अंदर ही रखना होगा। ये एक असाधारण तपस्या है। यहाँ चुप्पी सिर्फ आवाज का बंद होना नहीं है, ये अपनी पहचान को मिटा देना है। वो किसी को बता नहीं सकती कि वो कौन है, वो क्यों दुखी है, वो क्यों हंस नहीं सकती। वो समाज से पूरी तरह कट जाती है। लेकिन वो अपने भाइयों के लिए ये परीक्षा स्वीकार कर लेती है। वो एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चुपचाप सूत काटने लगती है। और यही कहानी एक और मोड़ लेती है। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए वहां पहुंचता है। उसका कुत्ता उस पेड़ के पास जाकर भौंकने लगता है। राजा जब ऊपर देखता है तो पेड़ पर बैठी उस लड़की की खूबसूरती
और उसके माथे पर चमकते सोने के सितारे को देखकर मोहित हो जाता है। वो उससे शादी करने के लिए पूछता है। लड़की बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो सिर हिलाकर हाँ कर देती है। शायद उसे लगा हो कि महल में वो ज्यादा सुरक्षित रहेगी। राजा उसे अपने साथ ले जाता है और बहुत धूमधाम से शादी कर लेता है। लेकिन रानी न तो कुछ बोलती है और ना ही कभी हंसती है। 2 साल तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर कहानी में एक क्लासिक विलेन की एंट्री होती है, राजा की माँ। वो एक बुरी औरत है और अपनी बहू के खिलाफ राजा के कान भरने लगती है। वो कहती है कि ये कोई भिखारी लड़की है जो हंसता बोलता नहीं, उसका ज़मीर साफ नहीं होता। ऐसी कहानियों में अक्सर एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन क्यों होती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दुष्ट सास या सौतेली माँ का किरदार लोक कथाओं में बहुत आम है। ये अक्सर उस दौर के समाज को दिखाता है जहां महिलाओं की शक्ति घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी। ऐसे में सत्ता के लिए लड़ाई भी घर के अंदर ही होती थी, नई बहू और सास के बीच। ये किरदार अक्सर पुरानी पीढ़ी के डर और नई पीढ़ी से असुरक्षा की भावना को भी दिखाते हैं। और राजा अपनी माँ की बातों में आ जाता है। वो रानी पर इतने झूठे इल्जाम लगाती है कि राजा आखिरकार अपनी ही पत्नी को मौत की सजा सुना देता है। ये बहुत दुखद है क्योंकि कहानी बताती है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ राजा का किरदार भी काफी जटिल है। वो पूरी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन वो कमजोर है। वो लगातार बोले जा रहे झूठ का शिकार हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि सामने वाला अपना बचाव भी नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि कैसे चुप्पी को गलत समझ लिया जाता है और सच को दबा दिया जाता है। महल के आंगन में रानी को जलाने के लिए आग जलाई जाती है। उसे एक खंभे से बांध दिया जाता है। राजा खिड़की से रोती आंखों से ये सब देख रहा है। वो पूरी तरह टूटा हुआ है। जैसे ही आग की लपटें रानी के कपड़ों को छूने लगती हैं, ठीक उसी पल 7 साल पूरे हो जाते हैं। एक एक सेकंड की गिनती। और तभी चमत्कार होता है। हवा में पंखों की फड़फड़ाहट होती है और 12 कौवे तेजी से उड़ते हुए वहां आते हैं। जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, वो वापस अपने असली रूप में यानी राजकुमार बन जाते हैं। वो फौरन आग बुझाते हैं और अपनी बहन को बचा लेते हैं। अब बहन का श्राप टूट चुका था, वो बोल सकती थी। वो राजा के पास जाती है और उसे अपनी 7 साल की चुप्पी और कभी ना हंसने की असली वजह बताती है। राजा को जब अपनी पत्नी की सच्चाई और उसके महान बलिदान का पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो सब यानी राजा, रानी और उसके 12 भाई हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो ये कहानी एक राजा के स्वार्थ से शुरू होकर एक बहन के निस्वार्थ बलिदान तक का एक लंबा सफर तय करती है। ये दिखाती है कि कैसे अटूट संकल्प और सच्चा प्यार सबसे मुश्किल श्राप को भी तोड़ सकता है। बिल्कुल। इस कहानी में वचनों और कसमों का बहुत महत्व है। एक तरफ भाइयों की गुस्से में ली गई हिंसक कसम है जो तबाही ला सकती थी, और दूसरी तरफ बहन का खुद को कष्ट देकर भी निभाया गया मौन व्रत है जो जीवन बचाता है। आखिर में प्यार और त्याग की ही जीत होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। कहानी खुशी खुशी खत्म हो जाती है, राजा, रानी और भाई साथ रहते हैं, लेकिन उस दुष्ट सास का क्या हुआ जिसने एक निर्दोष रानी को लगभग मरवा ही दिया था? कहानी इस सवाल का जवाब नहीं देती। ये एक दिलचस्प सवाल है जो कहानी हम पर छोड़ देती है। क्या सच्ची खुशी के लिए माफ कर देना जरूरी है या न्याय का अपना महत्व है? क्या हैप्पीली एवर आफ्टर में सबके लिए न्याय शामिल होता है या सिर्फ मुख्य किरदारों की खुशी? शायद इसका जवाब हर कोई अपने अपने तरीके से सोच सकता है।